हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, यानी कि एसी थ्योरी के बारे में। हमने जो है एसी थ्योरी की सभी थ्योरी क्लासेस जो है कंप्लीट कर लिया है। टोटल कितनी क्लासेस बनी है अपनी? टोटल हमने 10 क्लासेस में एसी थ्योरी वाला जो चैप्टर है अपना कंप्लीट कर लिया है। और जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम एसी थ्योरी के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज की क्लास में जो भी फॉर्मूले मैंने आप सभी को एसी थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं ना, उन फॉर्मूले से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आज हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। न्यूमेरिकल जो होते हैं ना दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। खासकर जो एसी थ्योरी वाला जो चैप्टर है ना, एसी थ्योरी वाले चैप्टर से तो 100% न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में। ठीक है ना दोस्तों, एसी थ्योरी वाले चैप्टर से, चाहे वो हरियाणा एलएमएसए का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, न्यूमेरिकल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो मैंने आपको एसी थ्योरी में फॉर्मूले बताए ना, उन्हीं के बेस पर ये न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं होते, बस आप सभी को ना फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सभी को न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने जो है आपको एक होमवर्क दिया था, ये वाला न्यूमेरिकल करने के लिए आप सभी को कहा था मैंने। उम्मीद है आप सभी ने ये करने की ट्राई करी होगी। सोल्व हुआ नहीं हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन आप सभी को ना एक बार सोल्व करके जरूर देखना चाहिए कि क्या हमसे ये हो पाएगा। इस सवाल में क्या है, इसमें रजिस्टेंस का मान दिया हुआ है और वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, जिसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान दिया हुआ है 150 साइन ओमेगा टी। जो ये 150 है, ये क्या है, वीएम का मान दिया हुआ है। किसका? वीएम का, मैक्सिमम वोल्टेज का। लेकिन मैंने आप सभी को पहले बताया था, जब भी हम एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं ना, एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें गणना करने के लिए वीआरएमएस का मान जरूरी चाहिए। किसका? हम जब भी गणना करते हैं आरएमएस मान से ही गणना करते हैं। किससे? आरएमएस मान से। और आरएमएस निकालने का फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया है, क्या होता है। आरएमएस निकालने का फॉर्मूला होता है वीएम अपॉन रूट टू, या फिर हम इसे कह सकते हैं 0.707 इंटू वीएम। चाहे तो आप ये बोल लो चाहे ये बोल लो, एक ही बात है। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए आरएमएस मान निकालने का। ठीक है ना। हमें निकालनी है वोल्टेज का आरएमएस मान। ठीक है ना। 150 दिया हुआ है मैक्सिमम मान, इसमें रख दीजिए 150 बटा में रूट 2। ये क्या आ गया? वी आरएमएस का मान आ गया। अब इसमें सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि एवरेज पावर निकालनी है आपको। क्या? एवरेज पावर। एवरेज पावर, पावर के हमें फॉर्मूले पता है, काफी फॉर्मूले होते हैं उसके। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है, P बराबर V इंटू आई। और एक और क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर आई स्क्वेयर आर होता है, ये भी होता है। और P बराबर V स्क्वेयर बटे आर, ये भी फॉर्मूला होता है। हम सभी ने ये सभी फॉर्मूले पढ़े हुए। क्या सवाल में आई का मान दिया हुआ है? नहीं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें भी आई का मान चाहिए होगा, आई का मान दे नहीं रखा। हमें सवाल में वी का मान दिया हुआ है और आर का मान दिया है, इसलिए फॉर्मूले का यूज हम ये वाला करेंगे। ठीक है ना। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना। अब क्या है, अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। वी का मान कितना है, वी आरएमएस का हमने निकाला 150 बटा में रूट दो और उसका स्क्वायर बटा में आर का मान कितना दिया हुआ सवाल में, 25 ओम दिया हुआ है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। पी बराबर 150 गुणा 150। अब नीचे क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 25, ये दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 25 का 150, 2 तिया 6, अब 15 तिया 45, यानी कि 450 वाट। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 450 वाट। इस सर्किट में रेजिस्टेंस के द्वारा कितनी पावर ली जा रही है? 450 वाट। ठीक है ना। कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, हमें बस फॉर्मूला का पता होना चाहिए कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना लगातार, तब आप इस चीज में अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाओगे। ठीक है ना। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में क्या है, यहां पर एक्सेल है, एक मिनट, एक्सेल।
एक श्रेणी परिपथ में R बराबर 4 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस का मान कितना दे दिया 4 ओम, XL का मान दे दिया 10 ओम, XC का मान दे दिया 7 ओम। तो परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा क्या होगी, क्या पूछा है, प्रतिबाधा, यानी कि Z का मान इन्होंने पूछ लिया हमसे, किसका मान, Z का। जहां पर रेजिस्टेंस XL और XC का मान दिया हो वहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, वहां फॉर्मूला लगेगा R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर। इस सवाल से हमें पता चल रहा है कि ये RLC सर्किट के बारे में बात कर रहा है, किसके, RLC सीरीज सर्किट के बारे में। और RLC सीरीज सर्किट में Z को निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो है फॉर्मूले में मान रख दीजिए R का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस XL का मान कितना है 10, XC का मान कितना है 7 ओम, 7 रख दिए, स्क्वायर कर दे। अब आगे क्या है, 4 चौके 16 प्लस 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 तिया 9। यहां से Z का मान आ गया अंडर रूट 16 और 9 25। अब अंडर रूट 25 क्या होता है 5, यानी कि आंसर आ गया 5 ओम। क्या आ गया आंसर 5 ओम। इस सर्किट की जो है कितनी प्रतिबाधा बनेगी 5 ओम। ठीक है दोस्तों, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी श्रेणी RLC परिपथ में, क्या कहता है, किसी श्रेणी RLC परिपथ में यदि L बराबर 1 हेनरी है, L का मान क्या दिया हुआ है 1 हेनरी, यानी कि यहाँ पर इंडक्टर का मान दे दिया 1 हेनरी, C यानी कैपेसिटर का मान दे दिया 1/400 माइक्रो फैराड है, तो अनुनाद की आवृत्ति क्या होगी, किसकी, अनुनाद की आवृत्ति, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन्होंने पूछा है। हम सभी ने काफ़ी क्लासेस होगी, हम यही पढ़ रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। फॉर्मूला हम सभी ने इसका पढ़ा है, क्या होता है FR बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ये फॉर्मूला होता है इसका, हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है। अब क्या है, इसमें इंडक्टर का मान भी यानी कि L का मान भी दिया हुआ है, C यानी कैपेसिटर का मान भी दिया हुआ है। बस क्या है, इस फॉर्मूले में इनका मान रखना है, क्या आएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L का मान कितना 1, C का मान कितना 1/400, 1/400। आगे क्या है माइक्रो फैराड, माइक्रो का आप सभी को पता है 10 की पावर -6 भी हम इसे कह सकते हैं, 10 की पावर -6, ठीक है ना। और ये सारा है अंडर रूट के अंदर। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये जो 400 अंडर रूट जो 400 है ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 बटा में नीचे 2 पाई, अंदर बच जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है ना। अब अंडर रूट ऑफ 400 क्या होता है 20 बटा में 2 पाई। अब जो 10 की पावर -6 है गुणा में अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 10 की पावर -3 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, 10 की पावर -3 बन जाएगा। अब आप सभी को पता है अगर ये 10 की पावर ऊपर जाएगी -3 तो क्या है प्लस में हो जाएगा। आप सभी ने मैथ में सर्ट्स एंड इंडिसेस में एक पढ़ी होगी टर्म एक क्या होती है वो 1/a की पावर -m है अगर, तो वो ऊपर जाके a की पावर m बन जाती है प्लस में, ठीक है ना। आप सभी ने मैथ में ये पढ़ा होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ये 10 की पावर -3 है तो ऊपर जाके प्लस में बन जाएगी 20 गुणा 10 की पावर 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 10 की पावर 3। नीचे क्या बच जाएगा 2 पाई, 2 से 20 कटेगा 10 बार, 10 बन जाएगा। अब ऊपर क्या बन गया 10 की पावर 3 तो ये होगी और एक 10 की पावर ये होगी, तो ऊपर बन गया 10 की पावर 4 नीचे पाई। ये मान आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आगे कैसे आएगा ये, ऐसे ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 10 की पावर 4 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 बटा में 22। ये आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान, किसका मान, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान। वैसे तो एग्जाम में बस यहीं तक पूछ लेगा, अगर आगे भी पूछता है पॉइंटों में तो फिर आप आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, कुछ भी नहीं किया सवाल में, केवल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और उसमें बस हमने मान रखा है रेजोनेंस का, इसका जो L और C का दिया हुआ है मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले सवाल में क्या पूछ रहा है, एक परिपथ में
क्या है, एक परिपथ में संधारित्र प्रतिक्रिया यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस 60 ओम होती है जब इसे 50 हर्ट्ज की आपूर्ति दी जाती है। कब होती है? जब इसे 60 हर्ट्ज की आपूर्ति दी जाती है तो संधारित्र प्रतिक्रिया का मान 60 ओम होता है। यदि 60 हर्ट्ज की आपूर्ति दी जाए तो उस परिपथ में संधारित्र प्रतिक्रिया का मान क्या होगा? क्या कहता है सवाल में कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 60 ओम है, अगर उस सर्किट के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ठीक है, यदि 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसके अंदर दी जाए, यानी कि 60 हर्ट्ज का जो करंट है उसके अंदर दिया जाए, तब उसकी संधारित्र प्रतिक्रिया कितनी होगी? आप सभी को पता है एक्स सी का मान क्या होता है। एक्स सी का मान होता है 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई एफ सी होता है एक्स सी का फॉर्मूला। अब जो एक्स सी और जो फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। क्या? एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का मान। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है एक्स सी, इसको हम एक्स सी 1 मान लेते हैं। एक्स सी 1 का मान कितना दिया हुआ है? 60 ओम दिया हुआ है। और एफ 1 का मान कितना दिया हुआ? फ्रीक्वेंसी 1 का 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 2 का मान कितना दिया हुआ है? 60 हर्ट्ज। अब हमें निकालना है क्या सवाल में? एक्स सी 2। ठीक है दोस्तों, एक्स सी 2 का मान इसमें हमें निकालना है। अब क्या है, एक्स सी यानी कि रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए जो मान लो एक्स सी का मान दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी 1 का मान दिया हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट रखे जाएंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? यहाँ से एक्स सी 1 बटे एक्स सी 2 हमें निकालना है, बराबर ऊपर आएगा F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी 2, नीचे आएगी फ्रीक्वेंसी 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर 1 की है जो रिएक्टेंस दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी 1 के अपोजिट में आएगा, और जो कैपेसिटर 2 का रिएक्टेंस है वो सेकंड फ्रीक्वेंसी के अपोजिट में आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से एक्स सी 2 हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स सी 2 हमें निकालना है। अब ये F1 तो यहाँ इधर चला जाएगा, एक्स सी 1 के साथ गुणा हो जाएगा F1 और F2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इतना आ गया समझ। एक्स सी 2 हमें निकालना है। एक्स सी 1 का मान कितना दिया हुआ है? 60 ओम। F1 का मान कितना दिया हुआ है? 50 हर्ज। और F2 का मान कितना दिया हुआ है? 60 हर्ज। 60 से 60 कटेगा, एक्स सी 2 का मान कितना आ गया? एक्स सी 2 का मान आ गया 50 ओम। बस ये सवाल हो गया, आंसर आ गया अपना एक्स सी 2 का 50 ओम आ गया। ठीक है ना, कोई ज्यादा मुश्किल था नहीं था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो सवाल है वो किस तरीके से निकालना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक एसी वोल्टेज को वीटी यानी कि वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है? 10 कोस 400 पाई टी के रूप में दर्शाया जाता है। वोल्टेज की आपूर्ति आवृत्ति और आरएमएस का मान ज्ञात करें। यानी कि आरएमएस वोल्टेज का वोल्टेज निकालनी है हमें, और क्या है, वोल्टेज की आवृत्ति निकालनी है यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसमें क्या है, किसका मान दिया हुआ है? वीएम का मान दिया हुआ है। किसका? वीएम का मान कितना दिया हुआ है? इसमें 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम सभी को पता है आरएमएस निकालना है, वी आरएमएस निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वीएम अपॉन √2, या फिर हम इसे कह सकते हैं 0.707 इंटू वी एम। अब जो है इस फॉर्मूले में हम अगर ये मान रख दें, कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट, 0.707 इंटू वी एम का मान कितना है? 10। अब अगर हम यहां से गुणा करते हैं इसको तो कितना बन जाएगा? 7.07, क्योंकि जो ये पॉइंट है 10 से कट के यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो आंसर आ गया 7.7 वोल्ट। ठीक है ना। अब 7.7 वोल्ट कहां पर है? एक तो ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन डी में है। बी और सी तो पहले ही गलत हो गए। ऑप्शन ए आंसर है या फिर ऑप्शन डी आंसर है? हमें वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हर्ट्ज निकालने के बाद। हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान निकालने के बाद। अब फ्रीक्वेंसी का मान कैसे निकलेगा? हम सभी को पता है ये कोस के बाद क्या है? ओमेगा। ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है इसमें? ओमेगा का मान दिया हुआ है 400 पाई। कितना? एक मिनट। ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है? ओमेगा का मान दिया हुआ है 400 पाई। और आप सभी को पता है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ बी लिख सकते हैं। और 2 पाई एफ का मान कितना दे रखा है? 400 पाई। 400 पाई। अब पाई से तो पाई कर दिया, और 2 से
400 कट गया 200 बार, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ गई 200 हर्ट्ज। कितनी आ गई 200 हर्ट्ज। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 200 हर्ट्ज 7.07 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कुछ नहीं किया, बस क्या है यहाँ पर वीएम का मान दिया हुआ है, वहां से तो हमने वीआरएमएस का मान निकाल लिया 7.07 वोल्ट है क्या। और आवृत्ति को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो है ओमेगा का मान दिया हुआ है 400 पाई। ओमेगा का हम सभी को पता है 2 पाई एफ होता है, इसलिए 2 पाई एफ का मान दिया हुआ है 400 पाई। काटा पीटा और आंसर आ गया 200 हर्ट्ज 7.07 वोल्ट। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, श्रेणी आरएल परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पीयर है। आर पर वोल्टेज ड्रॉप यानी कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप 16 वोल्ट है, और इंडक्टर यानी कि एल पर वोल्टेज 12 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट है। प्रतिबाधा की गणना कीजिए। सर्किट कैसा कह रहा है ये, आर एल सी श्रेणी, यानी ये आर हो गया और ये एल हो गया। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स। कौन सा, वोल्टेज सोर्स। यहां से करंट आई जा रही है जिसका मान दिया हुआ है 5 एम्पियर। कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है 16 वोल्ट की, और इंडक्टर के अंदर है वो 12 वोल्ट की। कितने की, 12 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप आई हुई है। और अब हम सभी को पता है वी एस का मान कैसे निकाला जाता है। वी एस का मान निकाला जाता है अंडर रूट करके वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है सोर्स वोल्टेज निकालने का। वी एस बराबर, क्योंकि हमें सवाल में क्या कैलकुलेट करना है, प्रतिबाधा कैलकुलेट करनी है, और प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है जेड बराबर वी अपॉन आई। इसलिए हमें निकालने के लिए वोल्टेज का मान पता होना चाहिए और करंट का मान तो उसने जो है सवाल में पहले ही दिया हुआ है 5 एम्पियर। हमें क्या है वोल्ट का मान निकालना पड़ेगा। कौन सी वोल्टेज का, सोर्स वोल्टेज का। उसका मान इसने दिया नहीं हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस पर और इंडक्टर पर इसने वोल्टेज ड्रॉप का मान दे दिया, और उस चीज का हमें पता है कि वो कैसे निकाली जाती है। अब क्या है, वी एस इज इक्वल टू कितनी है 16 का स्क्वायर प्लस वी एल पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप दी है इसने 12 वोल्ट की। कितने की 12 वोल्ट, यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया। अब आगे वी एस बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। कितना होता है 256, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आगे इसे ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 256 और 106 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4। कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 400। अंडर रूट ऑफ 400 का क्या होता है 20। अंडर रूट ऑफ 400 क्या होता है 20। इसलिए यहां से वी एस का मान कितना आ गया, वी एस का मान आ गया 20 वोल्ट। वी एस का मान आ गया 20 वोल्ट। ठीक है ना। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या है जेड का, जेड का फॉर्मूला है वी बटे आई। वोल्टेज आ गया यहां से 20, आई का मान दिया हुआ है सवाल में 5 एम्पेयर, 5 चौके 20, यानी कि जेड का मान आ गया 4 ओम। क्या आ गया 4 ओम। इसलिए आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल जो है ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, बिल्कुल लो लेवल के सवाल आते हैं। बस आप सभी को फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना। अगर आप सभी को इस चीज का पता है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप आसानी से जो है सवाल सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, क्या कहता है, अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर सीरीज सर्किट कैपेसिटिव होता है, या फिर पैरेलल सर्किट क्या होता है इंडक्टिव होता है। सीरीज सर्किट इंडक्टिव होता है या फिर पैरेलल सर्किट कैपेसिटिव होता है। ठीक है, और क्या कहता है, बोथ सर्किट आर इंडक्टिव, बोथ सर्किट आर कैपेसिटिव। देखिए मैंने आप सभी को एक ग्राफ समझाया था, कौन सा, बैंड विड्थ वाला। देखिए पहले आपको चीज बताता हूं, मैंने आप सभी को एक ग्राफ बताया था फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में। यहां पर मैंने बनाया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहां पर ऐसे करके जो है, ऐसे नहीं, ग्राफ बनाया था ऐसे करके, ऐसे करके ग्राफ बनाया था। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले का जो होगा,
यहां पर क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर कैसा सर्किट होगा, उस पर होगा लैगिंग पावर फैक्टर का। कैसा, लैगिंग पावर फैक्टर का। अब आप सभी मुझे ये बताइए, लीडिंग पावर फैक्टर जो है, लीडिंग पावर फैक्टर किस कौन से उसमें सर्किट में होता है। आप कहेंगे लीडिंग पावर फैक्टर तो कैपेसिटर में होता है। किसमें, कैपेसिटर वाले सर्किट में। इससे हम ये समझे कि जो अनुनादी आवृत्ति होती है, ये किस चीज का बताया मैंने आपको, ये चीज मैंने आपको बताई थी सीरीज वाले में। किसमें, आर एल सी सीरीज में। आर एल सी सीरीज सर्किट में मैंने बताया था आप सभी को ये, कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले का जो सर्किट होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद का जो सर्किट होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर में होता है। और इस चीज का हमें पता है कि लीडिंग तो कैपेसिटर में होता है और लैगिंग इंडक्टर में होता है। यहां से हम क्या समझे, अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा है, अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, पहले की आवृत्ति पूछ रहा है, अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर। सीरीज सर्किट इज कैपेसिटिव, बिल्कुल होता है, सीरीज सर्किट कैपेसिटिव होता है। एंड पैरेलल सर्किट इज इंडक्टिव, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए ये का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या कहता है, सीरीज सर्किट इज इंडक्टिव, नहीं, सीरीज सर्किट इज कैपेसिटिव। सीरीज सर्किट में होता है कैपेसिटिव, कम आवृत्ति पर। एंड पैरेलल सर्किट इज इंडक्टिव, नहीं, पैरेलल सर्किट होता है कैपेसिटिव। पैरेलल सर्किट क्या होता है, इंडक्टिव, सॉरी, पैरेलल सर्किट होता है इंडक्टिव। कब, अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, ठीक है। और बोथ सर्किट आर इंडक्टिव, नहीं, बोथ सर्किट आर कैपेसिटिव, नहीं, ये भी गलत है, बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर दिष्ट धारा और 20 एम्पेयर उच्चतम मान की जयावक्रिय प्रत्यावर्ती धारा का परिणामतः वहन करने वाली तार के कुल धारा का आरएमएस मान क्या होगा। क्या पूछा है सवाल में, सवाल में पूछा है आई आरएमएस का मान। और आई आरएमएस किसका, डीसी और एसी दोनों के मान को मिलाकर। डीसी का मान कितना दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 20, नहीं कितना, 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। और जो 20 एम्पेयर है ये क्या है, एसी करंट की उच्चतम मान है, एसी करंट का, यानी कि आई एम का मान, आई मैक्सिमम का मान कितना दे दिया उसने, 20 एम्पेयर। सवाल में क्या पूछा उसने, आई आरएमएस का मान पूछा, यानी कि जो डीसी और एसी करंट का जो जयावक्रिय का आरएमएस मान क्या होगा। देखिए जो इसकी इक्वेशन बनेंगे ना, इसकी इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, आई का मान कैसे लिखा जाएगा, 10 प्लस 20 साइन ओमेगा टी। कैसे लिखा जाएगा, आई बराबर 10 प्लस 20 साइन ओमेगा टी। इस तरीके से जो है इसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, इस जो ये सर्किट है, इस सर्किट में डीसी करंट और एसी करंट दोनों है, ठीक है ना। और इन दोनों का ही आरएमएस मान हमें निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये आई एम दिया हुआ है ना, क्या आई एम, पहले तो इसका आरएमएस मान निकाल लीजिए। कैसे आएगा, आई आरएमएस बराबर, आप सभी को पता है क्या होता है आई आरएमएस, 20 आई एम अपॉन रूट टू। क्या होता है, आई एम अपॉन रूट टू। आई एम कितना मान है, 20 बटा में रूट 2। ये तो आ गया एसी का आरएमएस मान, ठीक है। अब जो है टोटल का आरएमएस मान कैसे निकलता है, आप सभी को पता है, जो आई आरएमएस का मान हमें अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस जो ये आई आरएमएस है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 20 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। क्योंकि आप सभी को पता है जो डीसी है, डीसी का कोई आरएमएस मान नहीं होता, इसलिए डीसी का तो आईएम भी वही होता है और आरएमएस मान भी वही होता है। क्या होता है, डीसी का आरएमएस मान भी वही होता है और आईएम का मान भी वही होता है, ठीक है ना। इसलिए हमने सीधा 10 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। यही इसका डीसी का आरएमएस मान है और यही इसका मैक्सिमम मान है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, आई आरएमएस बराबर, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 20 का स्क्वायर होगा 400, अंडर रूट 2 का कितना स्क्वायर होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। अब 2 से कट जाएगा 400, 200 बार, कितने बार, 200 बार। तो कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर,
200 प्लस 300 300। IRMS का मान कितना आ गया 300। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो है पूरा सोल्व किया हुआ है। अब 300 का अंडर रूट क्या आएगा, जो लगभग बनता है 17.3 एम्पियर। क्या बनेगा 300 का अंडर रूट 300 का मान क्या बनेगा 17.3 एम्पियर के लगभग बनेगा। ठीक है, 17.3 एम्पियर के लगभग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कुछ भी नहीं किया हमने, जो इसका सवाल में दिया हुआ है उसका मान रखा बस हमने फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, आई का जो इसकी इक्वेशन को कैसे भी लिखा जा सकता है 10 प्लस, जो ये प्लस का साइन है ना, ये हमें ये बता रहा है बीच में कि इस सर्किट के अंदर एसी और डीसी दोनों करंट है। अब जो 10 है, 10 के साथ साइन ओमेगा टी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये जो है साइन ओमेगा टी एसी करंट को दर्शाता है। ठीक है ना, ये अपनी वेव को दर्शाता है, जो हमने ये पढ़ी है वेव। ठीक है ना, साइन ओमेगा टी। उम्मीद आप सभी को ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा पर संधारित्र द्वारा 10 ओम प्रतिघात प्रस्तुत किया जाता है। अगर आवृत्ति 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला सवाल किया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही हमने ये वाला सोल्व किया था सवाल, इसी तरीके का था वो भी, जिसमें 60 और 50 हर्ट्ज के बारे में बताया गया था। वही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें सवाल में भी यूज होगा। इसमें क्या होगा, देखिए एक्स का मान क्या था, एक्स सी का मान होता है 1/2 पाई एफ सी। अब जो एक्स सी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट में है, इसलिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बन सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, XC1/XC2, क्योंकि हमें XC2 का मान निकालना, इसमें लिखा हुआ है प्रतिघात कितना होगा 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। ऊपर आएगा F2, नीचे आएगा F1। वही सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा जो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था हमने, सेम वैसा ही सवाल है ये भी। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगने वाला है। अब यहाँ पर XC1 का मान कितना दिया हुआ है, XC का मान दिया हुआ है 10 ओम। क्या कितना 10 ओम। नीचे आएगा XC2, क्योंकि हमें XC2 का मान निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी 2 का मान कितना है 100 हर्ट्ज, क्योंकि हमें 100 हर्ट्ज पर बतानी है। और फ्रीक्वेंसी 1 का मान है 50 हर्ट्ज, कितना 50 हर्ट्ज। अब 50 से जाएगा 2 बार, कितनी बार 2 बार। अब क्या है 10 से जाएगा 2 से कटेगा ये 5 बार। अब यहाँ पर XCL का मान क्या आ गया, XC2 का, किसका XC2 का मान कितना आ गया 5 ओम। कितना 5 ओम। बिल्कुल आसान सवाल है, जो अभी ऐसा ही सेम टू सेम सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया है। ठीक है ना, आगे अगला सवाल क्या है, RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद के दौरान प्रतिबाधा कितनी होगी। कौन से में, RCL यानी कि RLC एक ही बात है। सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, किसकी बात, RLC सीरीज सर्किट के अंदर। और कंडीशन कौन सी है, रेजोनेंस की। उस समय इम्पीडेंस क्या होगा, जेड का मान बता दीजिए क्या होगा। 100 बार पढ़ चुके हैं हम इसी चीज को कि जेड का मान कितना होगा और करंट का मान कितना होगा। आप सभी को पता है कि RLC सीरीज सर्किट जो होता है उसके अंदर जेड का मान जो है मिनिमम होता है, कब, रेजोनेंस की कंडीशन पर। और आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है मैक्सिमम। आई का मान क्या होता है मैक्सिमम, और जेड का मान होता है मिनिमम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, RLC श्रेणी परिपथ में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या है, इन RL सीरीज सर्किट द पावर फैक्टर इज। RL परिपथ में शक्ति घटक यानी कि पावर फैक्टर का मान बता दीजिए क्या होगा। पढ़ा है हम सब ने ये कि RL सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस के अंदर कितना पावर फैक्टर होता है, रेजिस्टेंस के अंदर होता है यूनिटी पावर फैक्टर। कितना, यूनिटी, या फिर एक, या फिर हम कह सकते हैं इकाई। इकाई पावर फैक्टर किसमें होता है, रेजिस्टेंस में। और इंडक्टर में, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में होता है लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। शुद्ध रेजिस्टेंस में तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और शुद्ध इंडक्टर में, शुद्ध इंडक्टर में जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्या, जीरो लैगिंग। और कैपेसिटर में क्या होता है, शुद्ध कैपेसिटर की बात हो रही है, शुद्ध कैपेसिटर में होता है जीरो लीडिंग, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर। लेकिन यहां पर पूछा कि इसके बारे में हुआ है RLC। देखिए एक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साथ में इंडक्टर भी आ गया ना। अगर अकेला रेजिस्टेंस होता तो यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन डी ठीक हो जाता।
लेकिन यहाँ पर आ गया इंडक्टर भी साथ में। अब लीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्यों? लीडिंग तो कैपेसिटर में होता है और यहाँ कैपेसिटर की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी है 0। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर केवल कैपेसिटर या फिर इंडक्टर की बात करता तो यहाँ पर 0, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पर आर भी साथ में आया हुआ है, इस कारण जो इसका पावर फैक्टर क्या बनेगा, इसका पावर फैक्टर बनेगा लैगिंग। ना तो 0 बनेगा ना 1 बनेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो है रजिस्टेंस और इंडक्टर के मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका मान कितना होगा, ठीक है। लेकिन होगा लैगिंग, इसकी तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडक्टर के साथ आ गया, इंडक्टर साथ में आ गया और इंडक्टर जो है लैगिंग पावर फैक्टर बनाता है। अगला सवाल क्या है, जया तरंग का आरएमएस मान 100 एम्पेयर है, तो इसका उच्चतम मान क्या होगा? क्या है, एक जया तरंग है यानी कि साइन वेव है, साइन वेव का आरएमएस मान कितना दे दिया, आरएमएस मान दे दिया 100 एम्पेयर। इसका उच्चतम मान क्या पूछ लिया, आई एम का मान पूछ लिया। हर बार किसका मान पूछता था, आरएमएस का, अब की बार किसका पूछ लिया, आई एम का। हम सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, आई एम बराबर वी एम अपॉन √2 होता है। क्या होता है, आई एम का मान वी एम कह रहा हूं गलती से, आई एम क्या हुआ, आई एम का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम अपॉन √2। अब यहां से अगर हमें आई एम निकालना है तो ये √2 उधर गुणा में चला जाएगा। आई एम का मान क्या बन जाएगा, आई एम बन जाएगा आई आर एम एस इंटू √2, ये बन जाएगा यहां से फॉर्मूला। यहाँ पे भी गलती लिखा गया है, आई एम नहीं बनेगा, यहाँ पर आई आर एम एस लिखा जाएगा। आई आर एम एस बराबर आई एम अपॉन √2 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आई एम का फॉर्मूला बन गया आई आर एम एस इंटू √2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना हमें, आई आर एम एस का मान रख देना जो इसमें सवाल में दिया हुआ है 100 एम्पेयर। आई एम बराबर 100 गुणा √2 को हम क्या कह सकते हैं, √2 को हम कह सकते हैं 1.41, ठीक है ना। ये हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1/√2 को तो हम क्या कहते हैं, 1/√2 को कहते हैं हम 0.707 और √2 को क्या कहेंगे, √2 को कहेंगे 1.41, ठीक है ना। अब यहाँ पर रख दीजिए 1.41, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, अब ये 2 0 हैं, 2 0 जो है पीछे की ओर चली जाएंगी, ये पॉइंट जाएगा पीछे, तो इसका आंसर क्या बनेगा 141। और अगर इसे आगे पॉइंट होगा तो पॉइंट बन जाएगा 4 एम्पेयर। आई एम का मान कितना आ गया, यहाँ से आई एम का मान आ गया 141.4 एम्पेयर। क्योंकि जो अगर हम √2 का जो पूरा आगे का मान निकालेंगे ना, जो होगा किसका मान, √2 का, वो कितना होगा 1.414, ठीक है। इससे आगे भी ये निकलता रहेगा, ठीक है ना, 1.414 होगा। उसी तरीके से हमने क्या निकालना था, आई एम निकालना था। आई एम 100 दिया हुआ है आरएमएस वैल्यू, और यहाँ √2 की वैल्यू रख दीजिए, √2 कितना 1.414। अब जो ये 2 0 हैं, अगर 2 0 के कारण जो है ये पॉइंट जो है पीछे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ से 100 को क्या है, 100 को हमें गुणा करना है इसके अंदर 1.414 के अंदर, तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ से 141.4 एम्पेयर। यहाँ से हम क्या समझे कि जो आरएमएस का मान तो 100 है और उसका उच्चतम मान 1.4 एम्पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन दिष्ट धारा के लिए, खुले परिपथ और प्रत्यावर्ती धारा के लिए शॉर्ट सर्किट तथा उच्च आवृत्ति के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए दोस्तों, ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई हुई है कि जो दिष्ट धारा के लिए खुले परिपथ की तरह कौन कार्य करता है, ठीक है ना, और प्रत्यावर्ती धारा के लिए शॉर्ट सर्किट तथा उच्च आवृत्ति के रूप में कौन कार्य करता है, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है। देखिए, जो फॉर्मूला होता है XL, वो क्या होता है 2πfl, XL क्या होता है 2π। अब डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, तो यहाँ पर XL का मान कितना आ गया 0। जो शॉर्ट सर्किट की प्रत्यावर्ती में तो शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, और दिष्ट धारा के लिए खुले परिपथ, अगर हम मान लेते हैं वो इंडक्टर है, क्या है, हम ऑप्शन से मान लेते हैं कि वो इंडक्टर है। अगर इंडक्टर होता तो क्या वो XL का मान 0 है,
तो क्या वो खुले परिपथ की तरह कार्य करता? नहीं, वो करता शॉर्ट सर्किट। अगर ये पूछता कि दिष्ट धारा के लिए एक शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ की तरह कार्य करेगा, तो हम उसका ऑप्शन मान सकते थे इंडक्टर हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, खुले परिपथ की बात करें, खुला परिपथ एक्स सी या कैपेसिटर हो सकता है। अब एक्स सी का मान क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी होती है 0। यहां से एक्स सी का मान क्या आ गया, एक्स सी का मान आ गया अनंत, यानी कि उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो अनंत होगा, और अनंत जो है एक खुले परिपथ की तरह कार्य करता है। एक कंडीशन तो हमने देख ली कि दिष्ट धारा के लिए तो खुले परिपथ की तरह कार्य करता है, तो यहां से आंसर क्या बन गया इसका, कैपेसिटर। इंडक्टर तो बन ही नहीं सकता। इंडक्टर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एक इंडक्टर जो है दिष्ट धारा के लिए खुले परिपथ की तरह नहीं, एक लघु परिपथ की तरह कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ठीक है। रजिस्टर इसका हो नहीं सकता, ठीक है, नन ऑफ दीज है नहीं। और क्या है, ये जो कैपेसिटर है वो प्रत्यावर्ती धारा के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, और उच्च आवृत्ति के रूप में कार्य कर सकता है। किसके रूप में, उच्च आवृत्ति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतने ही सवाल करते हैं, और बाकी क्या करेंगे कल की क्लास में, ठीक है दोस्तों। आज हमने जो ये किए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको इनकी दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जो हमने ये आज की क्लास में न्यूमेरिकल किए हैं, इनकी आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो बाकी की जो न्यूमेरिकल होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।